7 जुलाई 2016 गौरव तिवारी, इंडिया के मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, सुबह 11 बजे उठकर एक नॉर्मल दिन की तरह अपने ईमेल चेक करते हैं और रूम से बाहर जाकर फैमिली को बिना गुड मॉर्निंग कहे अचानक बाथरूम में चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक तेज आवाज आती है और फैमिली घबराकर गेट को तोड़ती है और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरव तिवारी जमीन पर मुर्दा पड़े थे और ये कोई नॉर्मल सुसाइड केस नहीं है। ये केस आज तक मिस्ट्री है जिसे कम्प्लीटली कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। पुलिस के अकॉर्डिंग ये एक सुसाइड केस है। फैमिली के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उनके बेटे के पास सुसाइड के लिए कोई भी रीजन नहीं था। यहाँ से कहानी दो रास्तों में बढ़ती है, एक जो पुलिस के फाइल के पेजेस में लिखी है और एक कहानी जो उसके फैमिली और उसे जानने वालों के दिमाग में जिंदा है। तो आखिर क्या है इस केस की रियलिटी और गौरव तिवारी के डेथ के पीछे का क्या है रीजन? 6000 से ज्यादा पैरानॉर्मल केस सॉल्व करने वाला इंसान क्यों अपने फादर से कहकर गया कि कोई निगेटिव फोर्स उसे खींच रही है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। कहानी की शुरुआत होती है 2 सितंबर 1984 को, जब पटना में गौरव तिवारी का जन्म होता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और बचपन से ही उन्हें साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। हैरानी की बात तो यह है कि उनकी फैमिली बिल्कुल भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव नहीं करती थी। 16 साल की एज में उन्हें एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था और उन्होंने कई मूवीज जैसे टेंगो, चार्ली और 16 दिसंबर जैसे में रोल प्ले किया। अराउंड 21 साल की एज में उन्हें लगा कि एक्टिंग एक इनकॉन्सिस्टेंट करियर है और उन्होंने पायलट बनने का डिसीजन लिया, जिसके लिए वे यूएस चले गए। पर 2007 के अराउंड उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनकी लाइफ को बदल कर रख देता है। अक्सर वहाँ पर किसी के पैरों की आवाज आती थी और कई बार तो वहाँ पर एक भूतिया यंग लड़की को भी देखी गई थी। किसी नॉर्मल इंसान की तरह तिवारी के बाकी फ्रेंड्स वहाँ से शिफ्ट हो गए, पर तिवारी ने डिसीजन लिया कि वहाँ पर रहकर सब एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे। यही वो मोमेंट था जब तिवारी के अंदर का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का जन्म होता है। ये सिर्फ जुनून नहीं था, वो साइंटिफिक अप्रोच सीखने लगे, उपकरण लाए, रीडिंग नोट्स की, साइकोलॉजिकल पैटर्न समझने लगे। ऑब्जर्वेशन और शंका उनका वेपन बन गया, ना कि अंधविश्वास। इंडिया में उस समय हर अजीब एक्टिविटीज को पैरानॉर्मल कह दिया जाता था बिना उस पर कोई रिसर्च किए। इसे देखकर वो इंडिया की पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी का फॉर्म करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव था साइंटिफिक मेथड से ऐसी एक्टिविटीज की जांच करना, न कि हर एक्टिविटीज को भूतिया कह देना। उनका टीम EMF मीटर का यूज करता था, EVP रिकॉर्डिंग लेते थे, इन्वायरमेंटल फैक्टर देखते थे। सबूत की मदद से राज खोलना और शंका उनका नींव बन गया था, न कि अंधविश्वास जो उस समय इंडिया के हर गाँव में था। इस मिशन का एक एग्जाम्पल है मुंबई के मुकेश मिल्स का केस। इस फैक्ट्री में 1982 के अराउंड भयानक आग लगी थी और तब से ऐसा कहा जाता है कि जिन वर्कर्स की आग की वजह से यहाँ डेथ हुई थी उनकी आत्मा वहाँ भटक रही है। 20s के अराउंड ये लोकेशन बॉलीवुड के लिए फेवरेट बन गई और कई हॉरर मूवी की शूटिंग होने लगी। क्रू मेंबर्स और एक्टर के द्वारा कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ऑब्जर्व की गई। जैसे एक बार एक्टर की आवाज बदल गई और वो कहने लगी कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। थोड़ी देर बाद उसे होश आने पर उसे खुद कुछ याद नहीं थी। ऐसी केसेस की वजह से मुकेश मिल्स पर कोई भी सुबह जाने से डरता था, लेकिन गौरव तिवारी जैसे ब्रेव इंसान ने वहां रात के अराउंड 10 बजे से 1:30 बजे तक इन्वेस्टिगेशन की और अंत में उन्होंने कहा कि ये प्लेस कम्प्लीटली पैरानॉर्मल भी नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली नॉर्मल भी नहीं है। इंडिया में उस समय शायद ही ऐसा कोई होगा जो इतनी फेयरलेस इन्वेस्टिगेशन कर सके। अपनी हर इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव तिवारी कहते थे, यहाँ जितनी भी आत्माएं या शैतानी शक्तियाँ हैं वो मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। 2016 के आते आते वो एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके थे। उनको कई शो जैसे MTV गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड, भूत आया जैसे शो में गेस्ट की तरह बुलाया जाता था। शायद ऐसी पॉपुलैरिटी किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को आज तक मिली हो, पर जितना उनका नाम ग्रो कर रहा था उतना ही वर्कलोड बढ़ रहा था। 2016 तक वो लगभग 6000 इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे, मतलब हर महीने 70 से 80 केस, रात के 2 से 3 बजे तक लोकेशन, सुबह इंटरव्यूज, बीच में रिपोर्ट्स और क्लाइंट्स। ये रूटीन धीरे धीरे उनके बॉडी और माइंड दोनों को कमजोर कर रहा था। अब इतने काम की वजह से वो बहुत थक चुके थे, तो दूसरी तरफ फैमिली प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। वो इतने काम करने के बाद भी सिर्फ एक नॉर्मल इनकम ही अर्न कर पाते थे, जिससे उनकी फैमिली ना खुश थी और उन्हें कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए फोर्स करते थे। लेकिन गौरव ने ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी, वो अपने पैशन को फॉलो करते रहे। 28 जनवरी 2016 को उनकी मैरिज होती है। सुनने में लगता है कि इससे उन पर प्रेशर कम हो गया होगा, लेकिन इससे और प्रेशर बढ़ जाता है।
देर रात तक काम करने की वजह से गौरव के वाइफ को उन पर शक था कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हुआ तो नहीं है। इसी वजह से उनके और उनके वाइफ के बीच अक्सर झगड़े होते थे और जब गौरव ऑलरेडी थक हार कर काम से वापस आते थे तो उनके और उनके वाइफ के बीच झगड़े उन्हें और मेंटल प्रेशर में डाल देते थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, क्लोज टीम मेंबर्स ने गौरव तिवारी में कुछ चेंजेस नोटिस किए। उन्होंने देखा कि गौरव पहले से ज्यादा चिंतित रहने लगे हैं और जो गौरव कुछ समय पहले दिखते थे वो शायद अब नहीं रहा। यहाँ तक कि गौरव ने अपनी वाइफ को कहा था, शायद एक निगेटिव फोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रही है। गौरव की वाइफ ने सोचा कि ये डिप्रेशन का असर है, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस पॉइंट तक गौरव दूसरों के घर जाकर अंधेरा समझ पाता था, पर एक केस ऐसा आया जब पहली बार ऐसा हुआ, जब अंधेरा उसके साथ घर तक आ गया। 6 जुलाई 2016 को गौरव को वेस्ट दिल्ली से एक कॉल आती है कि एक लड़की ऐसा बिहेव कर रही है जैसे किसी ने उसको अपने वश में कर लिया हो। वैसे तो गौरव की टीम को वहां इन्वेस्टिगेशन करने जाना था, पर गौरव ने सोचा कि उन्हें खुद जाना चाहिए। उनकी मदर ने कहा कि तुम रात को लेट आते हो इसलिए मत जाओ, पर गौरव ने जवाब दिया कि मैं अब बच्चा नहीं रहा। मानो कि यूनिवर्स की सारी शक्ति गौरव को वहाँ जाने से रोकना चाहती थी, पर फिर भी गौरव नहीं रुके। जब वे लोकेशन पर पहुँचते हैं तो एक फ्लैट से एक लड़की की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। जब तक वो अपार्टमेंट तक पहुँचते हैं उन्हें लगातार लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही गौरव अपार्टमेंट के गेट के सामने पहुंचते हैं तो वो लड़की अचानक से चीखना बंद कर देती है, जैसे कि उसका गौरव से कोई कनेक्शन हो। गौरव के घर के अंदर एंटर करते ही वो लड़की लगातार देखने लग जाती है, जैसे कि सदियों पुराना कोई रिश्ता हो। ये सब देखकर लड़की के पिता को गौरव से बहुत उम्मीद होती है और वो गौरव से मदद मांगते हैं, क्योंकि लड़की के बिहेवियर से लगता है कि गौरव कुछ कर सकते हैं। साथ ही उनके पिता ने बताया कि उनकी लड़की कुछ दिनों से कुछ अजीब बिहेव कर रही है। यहाँ तक कि एक रात को वो लड़की खुद को चाकू से नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की उठकर एक कमरे में चली जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गौरव भी उस कमरे में चले जाते हैं और उनकी टीम इक्विपमेंट निकाल कर सब जगह इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। कमरे में एंट्री करते ही वो नेगेटिव एनर्जी गौरव को फील होने लगती है। ऐसा उन्होंने अपने पूरे करियर में फील नहीं किया था। कमरे में एंटर करते ही वो लड़की कहती है, आ गया तू। वो लड़की गौरव को लगातार घूर रही थी। गौरव ने सबसे पहले उस लड़की से पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? आगे जो जवाब आया वो गौरव को हैरान करके रख दिया। उस लड़की ने कहा कि इस घर में तुम्हें हर कोई जानता है। वो लड़की तो गौरव के आगे बैठी थी, पर गौरव को ऐसे लग रहा था जैसे आवाज पीछे से आ रही हो। गौरव उस कमरे में ऐसे फील कर रहा था कि जितने भी पास्ट डेज में उन्होंने काले साए देखे थे सब उस कमरे में हैं और उसे देख रहे हैं। इस हालात में गौरव सुन्न होकर खड़े रहे। वो एकदम कंफ्यूजन से भरे थे कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। ये उनकी लाइफ का लास्ट केस तो था ही, पर सबसे डेंजरस केस भी था। इन्वेस्टिगेशन करने पर डिवाइस अचानक से रीडिंग शो कर रहे थे, जिससे ये तो क्लियर था कि घर में एक से ज्यादा काले साए हैं। अगली इन्वेस्टिगेशन तक गौरव ने फैमिली को एडवाइस दिया कि कोई अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं, और गौरव ने जाते समय हर बार की तरह वही शब्द कहे, अगर कोई काला साया या शैतानी शक्तियां हैं तो इस जगह को छोड़कर मेरे साथ चलो। गौरव को नहीं पता था कि वो ये शब्द आखिरी बार बोल रहे हैं। ये केस अलग था। गौरव ने घंटों तक इन्वेस्टिगेशन की, पर कभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं लिखी। टीम से वापस घर चलते समय वो सदमे में था, एकदम चुप। नॉर्मली वो हर केस पर डिटेल नोट्स लिखते, ऑब्जर्वेशन देते, इस बार कुछ नहीं। जब वो वापस आया तो सिर्फ थका नहीं था, वो अंदर से एकदम डिस्टर्ब था। वो लगभग 1:30 पर वापस घर आते हैं तो उनकी वाइफ को दोबारा उन पर शक होता है कि कहीं उनका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। इस बात पर उनका 2 घंटों तक बहस चलता है और उसके बाद वो सो जाते हैं। सुबह उठकर वो ईमेल चेक करते हैं और बाथरूम में मरे हुए मिलते हैं। उनके गले में एक ब्लैक लाइन होती है। हादसे के ठीक 3 दिन बाद 11 जुलाई को पुलिस फाइनल रिपोर्ट देती है कि ये क्लियरली सुसाइड केस है, पर ये केस उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ट्रेकिया ये एक गले का ऑर्गन है जो अक्सर सुसाइड के टाइम ब्रेक हो जाता है, लेकिन गौरव तिवारी के केस में ट्रेकिया ब्रेक नहीं हुआ था। ये सिर्फ अकेला पॉइंट नहीं था जो ये पॉइंट करता है कि ये सुसाइड नहीं है। जैसे गौरव का बॉडी हैंगिंग नहीं था बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ था, और जो दुपट्टा वो बाथरूम में लेकर गए थे वो अनफोल्डेड पाया गया था। इवन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग गौरव तिवारी ने अगर सुसाइड का डिसीजन लेना ही था तो वो अपनी फैमिली के लिए एटलीस्ट सुसाइड नोट तो लिख कर जाते। बहुत कम लोग मानते हैं कि एक सुसाइड केस था, क्योंकि उनका कहना था कि एक ऐसा इंसान जिसने हजारों निगेटिव एनर्जीज को देखी हो और उसे फियरलेस फेस किया हो, वो आखिर कैसे किसी निगेटिव एनर्जी से हार सकता है। अब सच क्या था ये तो गौरव तिवारी ही जानते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है। एक आदमी जो हजारों लोगों के घर से भूतिया सायों को निकालना चाहता था, उसकी खुद की मौत एक अनसॉल्व केस बन गई जिसको इन्वेस्टिगेशन करना था
वो खुद इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट बन गया। जो आंसर देता था उसके लिए कोई आंसर नहीं मिला। पर अपने मरने के बाद गौरव तिवारी अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो शायद आज तक कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं बना पाया। हम जो कर सकते हैं वो है सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर डिसीजन देना। पर असली सच्चाई गौरव तिवारी के मौत के साथ चली गई। आप क्या सोचते हैं गौरव तिवारी के डेथ के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं।